हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकरा मेमन और आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है अप्रोचेस टू स्टडी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। और ये जो होने वाला है आपका कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस का जो आपका DSC 5 है, इसका जो है इसका ये जो सिलेबस होने वाला है और इसका जो ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट है हम पढ़ चुके हैं, इसके वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूंगी। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स करते हैं, जब हम एक से ज़्यादा कंट्रीज को कंपेयर करते हैं, दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज को कंपेयर करते हैं, तो हम क्या चीज़ों को कंपेयर करते हैं, उसके लिए क्या अप्रोचेस हम फॉलो करते हैं, वो सारी अप्रोचेस इसमें हम पढ़ने वाले हैं। तीन डोमिनेट अप्रोचेस को हम पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। वो तीन अप्रोचेस का नाम होने वाला है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, एक होती है सिस्टम अप्रोच और एक होती है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। और ये तीन अप्रोचेस के अलावा दो अप्रोचेस जिसके अंदर ब्रॉडली हम इन सबको क्लासिफाई करते हैं, वो होती है ट्रेडिशनल अप्रोच और होती है मॉडर्न अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होती है वो समझेंगे, मॉडर्न अप्रोच क्या होती है हम वो समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो पहले तो हमें समझना है कि अप्रोचेस क्या होती है। ठीक है, अप्रोचेस क्या होती है, जैसे समझ लीजिए आपको बोला गया कि दो इंसान है उसको कंपेयर करना है, तो आप कोई अप्रोच फॉलो करोगे ना, जैसे कि आप कोई कुछ पैरामीटर्स लोगे। तो अप्रोच हमेशा किस चीज़ के लिए हम फॉलो करते हैं, अप्रोचेस हम इस चीज़ के लिए फॉलो करते हैं ताकि हम ये समझ सके कि हमें क्या कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें जो है कंपेयर करने हैं, तो इसके लिए हम अप्रोच फॉलो करते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। जैसे कि अगर आपको दो पीपल को कंपेयर करने के लिए बोला गया, तो आप हाइट कंपेयर करना है, आपको वेट कंपेयर करना है, आपको इंटेलिजेंस कंपेयर करना है, क्या कंपेयर करना है, तो वो कंपेयर करने का जो आपको अप्रोच है वो पता होना चाहिए। ठीक है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होना चाहिए। जब हम बात करते हैं अप्रोचेस की, तो ब्रॉडली हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक होता है हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच, ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो अरिस्टोटले के टाइम से चला आ रहा है, मतलब 4th सेंचुरी BC से चला 4th सेंचुरी से चला आ रहा है। तो हम बात करते हैं कि इसमें क्या होता है, ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है, नॉर्मेटिव एस्पेक्ट कंसिडर किया जाता है। जब हम बात करते हैं नॉर्मेटिव एस्पेक्ट की, तो नॉर्मेटिव एस्पेक्ट ये बहुत लॉन्ग डिबेट था, मैंने आपको ऑलरेडी जो है समझाया था, आई थिंक चैप्टर नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी में, कि नॉर्मेटिव एस्पेक्ट क्या होता है और जो होता है एम्पिरिकल एस्पेक्ट क्या होता है। नॉर्मेटिव थ्योरी के बारे में हमने पढ़ा था, एम्पिरिकल अप्रोच के बारे में पढ़ा था। ये सब चीज़ों के बारे में आप डिफ्रेंशिएट कर चुके हो अगर आपने पढ़ा है तो। अगर आपने नहीं पढ़ा तो शॉर्ट में बता देती हूँ। नॉर्मेटिव जो होता है वो वैल्यू उससे भरा हुआ होता है। ठीक है, और जो हमारा एम्पिरिकल अप्रोच होता है वो कैसा होता है, वो वैल्यू फ्री होता है, उसमें कोई भी तरीके की वैल्यूज नहीं होती। ठीक है, और जो एम्पिरिकल अप्रोच होता है वो साइंटिफिक मेथड्स को यूज करता है, बिहेवियरल अप्रोचेस को यूज करता है। ठीक है, साइंटिफिक मेथड्स को यूज करता है, बिहेवियरल अप्रोचेस को फॉलो करता है। और जो हमारा नॉर्मेटिव अप्रोच होता है, नॉर्मेटिव अप्रोच जो होता है वो किस पे फोकस करता है, वो नॉर्म्स पे फोकस करता है, एथिक्स पे फोकस करता है, वैल्यूज पे फोकस करता है। यहाँ तक के क्लियर है? तो जो बहुत टाइम से चली आ रही थी प्रोसेस जो थी ट्रेडिशनल अप्रोच की, वो थी नॉर्मेटिव अप्रोच। और इसके बहुत ज़्यादा की प्रोपोनेंट्स हैं, जैसे कि हेरोल्ड लास्की, एरिस्टोटल का नाम तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जेम्स ब्राइस एंड वॉल्टर बैगहॉट। अब जैसे जैसे साइंटिफिक रिवॉल्यूशन होने लग गए, उस वैसे ही जो है आपको देखने को मिलता है ट्रेडिशनल अप्रोच से हटके लोग ने सोचा कि नहीं, अब हमें जो है ज़रूरत है एक और ज़्यादा मॉडर्न अप्रोच अपनाने की। तो अब शुरुआत करते हैं हम तीनों अप्रोचेस के बारे में पढ़ने के लिए। एक होती है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। अब पहले हम ये समझे कि इंस्टीट्यूशनल अप्रोच होती क्या है, इससे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। अब आप कहेंगे इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? इंस्टीट्यूशंस होते हैं मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, पार्लियामेंट, ये सब इंस्टीट्यूशंस होते हैं। लेकिन इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं सिर्फ ये नहीं होते। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है। अगर आपने सोशियोलॉजी पढ़ा है तो आपको पता है सोशियोलॉजी के अंदर मैरिज जो होती है, मतलब शादी, अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। क्यों इंस्टीट्यूशन है? क्योंकि जब आप सोशियोलॉजी को स्टडी करते हो तो मैरिज, स्कूल, ये सारी चीज़ें एक इंस्टीट्यूशन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं। फैमिली एक इंस्टीट्यूशन होती है। तो कहने का मतलब ये है कि इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के अंदर जब हम इंस्टीट्यूशन को समझ रहे हैं, तो ये कहने का मतलब है कि हम कौन से कंटेक्स्ट में इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं। जब हम पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में आता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली, पार्लियामेंट, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सारे जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है वही इंस्टीट्यूशंस है। वो इंस्टीट्यूशंस भी कंसिडर किए जाएंगे जो नॉन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है। ठीक है, जैसे NGOs, MNCs, ये सब भी कंसिडर किए जाएंगे।
अब आपको पता है, मैंने आपको पहले लास्ट चैप्टर में समझाया था कि अरिस्टोटले ने 158 कॉन्स्टिट्यूशन अपने टाइम पे स्टडी किए थे। 158 कॉन्स्टिट्यूशन, सोचिए उनको क्या ज़रूरत थी 158 कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ाई करने की। तो उन्होंने ये सब क्यों मतलब स्टडी की थी, उन्होंने पता किया कि कौन सा इंस्टीट्यूशन बेटर है, और उन्होंने जो है मैंने आपको ऊपर बताया था क्लासिफिकेशन किया कि कौन से इंस्टीट्यूशंस बेटर है और कौन से इंस्टीट्यूशन बेटर नहीं है। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ अगर आप भूल गए हो तो। लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि उन्होंने पूरे जो इंस्टीट्यूशंस थे उनको 6 पार्ट में उन्होंने क्लासिफाई किया था, जिसमें उन्होंने जो है पॉलिटी, डेमोक्रेसी और बहुत सारे तरीके के इंस्टीट्यूशंस जो है बताए थे। ठीक है, तो जब वो उन्होंने बताए थे किस तरीके के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनका एक क्वेश्चन था, ये देखिए पहले आपको दिखा दे रही हूँ डायग्राम। ठीक है, ये उन्होंने जो है क्लासिफाई किया था कुछ इस तरीके से। तो उनका एक ही क्वेश्चन था, उनका ये क्वेश्चन था कि कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है मतलब कौन सी गवर्नमेंट जो है सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ रूल है। ठीक है, तो उन्होंने उस टाइम पे मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बेस्ट बताया था। ठीक है, एज कम्पेयर टू डेमोक्रेसी। आज हम सब कहते हैं कि डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, आज हम मोनार्की को क्रिटिसाइज करते हैं, बट उस टाइम पर उन्होंने डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज करके मोनार्की बताया था। ठीक है, इसके भी रीजंस हो सकते हैं, उस टाइम पर जिस तरीके की मोनार्की एग्जिस्ट करती होगी शायद वो बहुत अच्छी होगी। ठीक है, वहाँ के किंग्स अच्छे होंगे, इसलिए जो है कहीं ना कहीं जो है मोनार्की उस टाइम पे जो है उन्होंने फेवर की हो। अब ऐसे ही जो है बाद में जाकर आपको देखने को मिलता है 16th सेंचुरी में आई थिंक मैकियावेली आए थे। मैकियावेली जो है उन्होंने द प्रिंस लिखी थी, उसमें जो है एडवाइस किया था कि प्रिंस को कैसे होना चाहिए। वो भी बहुत रियलिस्टिक थिंक करते, ठीक है, वो प्रैक्टिकल बातें करते थे, ना कि आइडियलिस्टिक बात करते थे। बताते थे प्रिंस को बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए ताकि कंट्रोल अच्छे से हो सके सब्जेक्ट्स का। ठीक है, और यहाँ पर एक और बात आती है, हॉब्स जो है, हॉब्स का बहुत फेमस नाम चलता है इन द लिबरल थिंकर्स में, आप पढ़ते हो उनको। ठीक है, तो हॉब्स ने जो है लेविएथन में लिखा था, लेविएथन में उन्होंने लिखा था जैसे कि उस टाइम पर हॉब्स ने क्या बताया था कि जो स्टेट ऑफ नेचर होता है, ठीक है, उन्होंने नेचर ऑफ स्टेट बताया था और स्टेट ऑफ नेचर बताया था। तो उन्होंने कहा था जहाँ पर एनार्की रहेगी, तो एनार्की को उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया। जहाँ पर कोई भी रूल नहीं रहेगा, ठीक है, उसे हम कहते हैं एनार्की। तो स्टेट ऑफ नेचर को उन्होंने कहा कि एक स्टेट ऑफ बीस्ट है, स्टेट ऑफ वॉर एंड नो राइट्स, इस तरीके से उन्होंने बताया था लेविथन में। ठीक है, और उन्हें सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी भी प्रपोज की थी। तो उनके टाइम पे क्या कॉन्टेक्स्ट था अगर आप वो समझे, तो उस टाइम पर इंग्लिश सिविल वार चल रहा था। सिविल वार का मतलब आपको पता है, अनलाइक दूसरे वॉर जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, जैसे कि बहुत सारे वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 हुए, तो ये सब सिविल वॉर नहीं थे। ठीक है, ये सब आपसी कंट्रीज में वॉर था। तो जब आपसी कंट्रीज में वॉर होता है वो अलग होता है, और सिविल वॉर आपको पता होगा जब एक ही कंट्री के अंदर जो लोग होते हैं ना, आपसी में एक गुट जब दूसरे गुट से लड़ने लग जाता है, उसे हम कहते हैं सिविल वॉर। तो एक बहुत डिजास्टर्स कंडीशन हो जाती है, बिकॉज गवर्नमेंट भी इसको कंट्रोल नहीं कर पाती, बिकॉज दोनों भी पार्ट क्या है, गवर्नमेंट के ही है। ठीक है, तो ऐसा कब होता है जब गवर्नमेंट वीक हो, ऐसा तब जो है केस हो जाता है कि सिविल वॉर चालू हो जाता है। तो जब इंग्लिश सिविल वॉर चल रहा था उसको कंसर्न होते हुए जो है हॉब्स ने क्या बताया कि जो गवर्नमेंट होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए। गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखना चाहिए अपनी जो है प्रजा पे। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर सब में क्या बात हो रही है, क्या बात कॉमन है इन सब में, इन सब में इंस्टीट्यूशंस की बात कॉमन है। मतलब मैकियावेली भी क्या बात कर रहे हैं, प्रिंस भी एक इंस्टीट्यूशन हुआ। ठीक है, प्रिंस मोनार्क है तो मोनार्क भी एक इंस्टीट्यूशन हुआ। तो मैकियावेली प्रिंस को एडवाइस कर रहे हैं कि आप स्ट्रांग रहो। हॉब्स जो है वो भी क्या बोल रहे हैं कि आप जो इंस्टीट्यूशन है वो स्ट्रांग होने चाहिए। एरिस्टोटले भी क्या कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन को स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये सब इंस्टीट्यूशनल अप्रोचेस के फाउंडर आप बोल सकते हैं। और बाद में जाकर जो है आपको देखने को मिलता है कार्ल फ्रेडरिक और जेम्स ब्राइस, ए एल लॉवेल, ये सब जो थे इन्होंने भी जो है किसको कॉइन अप किया, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को सपोर्ट किया। अब हम बात करते हैं जीन ब्लॉन्डेल की। तो जीन ब्लॉन्डेल बताते हैं कि जो जेम्स ब्राइस और लॉवेल है वो एक्चुअल फाउंडर्स है किसके, वो फाउंडर्स है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के। ठीक है, वो ऐसा बताने की कोशिश करते हैं जीन ब्लॉन्डेल। और क्योंकि ब्राइस ने बहुत सारे मतलब जो है बहुत सारे वर्क्स लिखे थे, जैसे कि अमेरिकन कॉमनवेल्थ उन्होंने पब्लिश किया था 1888 में, फिर मॉडर्न डेमोक्रेसीज उन्होंने पब्लिश किया था। मॉडर्न डेमोक्रेसीज में उन्होंने क्या बताया था, मॉडर्न डेमोक्रेसीज में उन्होंने ये बताया था कि किस तरीके से लेजिस्लेचर जो है वर्क करता है और किस तरीके से डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, और उन्होंने उस टाइम पर जो है स्टडी की थी बहुत सारे जो हमारी कंट्रीज थी, जैसे कि फ्रांस स्विट्जरलैंड वगैरह, उनकी उन्होंने स्टडी की थी। तो मतलब उन्होंने एक्चुअली में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की जो नींव है उन्होंने रखी थी। बट एक्चुअली में हम कहते हैं कि अरिस्टोटले के टाइम से जो है ये जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो जरिया है चलते आ रहा है।
तो हमें देखने को मिलता है कि जो ब्राइस एंड लॉवेल, ठीक है, दोनों ने बहुत अच्छी स्टडी की थी इसके बारे में, इसलिए इनको फाउंडर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी कहा जाता है। तो दोनों ने बताया था, लॉवेल एंड ब्राइस ने बताया था कि हर एक मतलब अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, जब दो गवर्नमेंट्स को जब हम कंपेयर कर रहे हैं, तो हमें क्या कंपेयर करना चाहिए, हमें कंपेयर करना चाहिए प्रैक्टिसेस ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। साथ साथ हमें ये भी चीज़ कंपेयर करनी चाहिए कि फैक्ट्स को भी हमें लेना है फिगर में, जैसे कि इंडिया में अगर कोई गवर्नमेंट आई, उसमें कितने सालों में कितनी पॉवर्टी इंक्रीज हुई, कितनी पॉवर्टी डिक्रीज हुई, कितने लोगों ने अपनी सिटीजनशिप जो है गिव अप कर दी, कितना ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, कितनी जीडीपी है। फैक्ट्स तो कंसिडर करने ही है, साथ में वो कहते हैं थ्योरेटिकल आर्ग्यूमेंट्स भी कंसिडर करने हैं, ठीक है। नॉट ओनली फैक्ट्स एंड फिगर्स बट थ्योरेटिकल आर्ग्यूमेंट्स भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये मतलब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों मेथड्स को ये यूज़ करता है, तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज हमें एक हॉलिस्टिक व्यू मिलता है स्टडी करने के लिए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। और आज के टाइम पे भी आप देखेंगे कि एम्पेरिकल एज वेल एज ट्रेडिशनल अप्रोचेस दोनों को मिलाकर स्टडी किया जाता है, एंड साथ साथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स दोनों को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि इंस्टीट्यूशनल अप्रोच जो था, ये बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच था टिल 20th सेंचुरी, ठीक है। फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी तक बहुत इंपॉर्टेंट था। उस टाइम पर आप देखेंगे कि बहुत सारी गवर्नमेंट का जो कंपैरिजन होता था वो एक दूसरे से करती थी, ठीक है। लेकिन बाद में जाकर जो है थोड़ा सा डिक्लाइन हो गया, वो भी क्यों डिक्लाइन हुआ वो भी हम समझेंगे आगे चलकर। अभी हम पढ़ लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच का, वो होता है लीगलिज्म। तो लीगलिज्म मतलब सिंपल सी बात है कि इसमें जो है लीगल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, मतलब लॉज को स्टडी किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको चॉइस दी जाती है कि दो कंट्रीज में, आप दो कंट्रीज में से जाइए, जिसमें आपको कहा जाएगा आप नॉर्थ कोरिया चल जाइए, ठीक है, या साउथ कोरिया चल जाइए, ठीक है। तो आपको, क्योंकि आपने पॉपुलर मीडिया से सुना है कि आपको पता है नॉर्थ कोरिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, साउथ कोरिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, तो आप एक तरीके से कंपेयर कर सकते हैं दोनों कंट्रीज को। तो जब ये कंपैरिजन आप करते हैं दो कंट्रीज के बीच में, तो आपको ये समझना है कि जब दो कंट्रीज के बीच में आप एक कंपैरिजन करते हैं तो आप किस बेसिस पे करते हैं, वहाँ के लॉज के बेसिस पे करते हैं, कहाँ के लॉज जो है वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, कहाँ के लॉज थोड़े लिबरल है, कहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनको ज़्यादा राइट मिले हैं, कहाँ के सिटीजन्स को राइट जो है वो कम मिले हैं। तो ये चीज़ जो है आपको लीगल अप्रोच से समझ में आएगी। लीगल अप्रोच मतलब कोई अलग से अप्रोच नहीं है, लीगलिज्म जो है वो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच का ही एक पार्ट है। तो जब आप इंस्टीट्यूशन को स्टडी करते हैं तब आप जो है लीगलिज्म को कंसिडर करते हैं। यहाँ तक कि आई होप आपको जो है क्लियर हो चुका होगा। तो यहाँ पर जो है लॉज की बहुत इंपॉर्टेंस होती है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर होता है स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म मतलब ये बताता है कि आपको ये भी स्टडी करना है कि वहाँ के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने आपको पहले एग्जांपल दे दिया कि इंडियन कंटेक्स्ट में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यूएस कंटेक्स्ट में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो दोनों में जब आप कंपेयर करेंगे तो आप दोनों के स्ट्रक्चर्स को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। जब आप दोनों के स्ट्रक्चर्स को कंपेयर कर रहे हैं तब आपको समझ में आएगा कि कौन सा बेटर स्ट्रक्चर है। तो ये चीज़ आपको जो है करनी है। उसके अलावा आपको ये भी करनी है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये करनी है कि आपको जो है जब आप स्ट्रक्चर को कंपेयर करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है बेस्ट है। इसलिए जो है स्ट्रक्चर जो है सोसाइटी से रिलेटेड होता है। तो स्ट्रक्चरलिज्म एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। अब हम बात करते हैं होलिज्म की। होलिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैंने आपको बताया था ना हॉलिस्टिक अप्रोच, ठीक है। तो हॉलिस्टिक अप्रोच मतलब ये कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा कंपेयर होगा इन द इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, ठीक है। भले ही आप देखेंगे कि मतलब जितनी भी चीज़ें हैं, पॉलिटिकल लाइफ, सोशल लाइफ, हर चीज़ जो है इसमें कंपेयर होने वाली है इन दी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। उसके बाद हम बात करते हैं हिस्टोरिसिज्म की, ठीक है। हिस्टोरिसिज्म मतलब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। तो ये बेसिकली हिस्टोरिकल एनालिसिस भी करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर एक इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर आप देखेंगे कि कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा है, तो इंडिया के कंटेक्स्ट में जो पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा होगा शायद यूएस के कंटेक्स्ट में वो ना हो, ठीक है। और वैसे ही जो यूके के कंटेक्स्ट में अच्छा होगा वो इंडिया के यूएस के कंटेक्स्ट में ना हो। ऐसा क्यों? बिकॉज उनकी जो मतलब उनकी जो कंडीशंस रह चुकी है, जो हम बात करते हैं हिस्टोरिकल कंडीशंस, वो अलग रह चुकी है। इंडिया एक कॉलोनी रह चुकी है, यूके एक कॉलोनाइजर रह चुका है, डिफरेंस है, ठीक है। तो इनके बीच में यहाँ पर जो है अलग कंडीशंस है। तो हिस्टोरिकल कंडीशंस को स्टडी करके हम जो है प्रिडिक्शन लगाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसका? इंस्टीट्यूशनल अप्रोच का।
एक और बात हम करते हैं नॉर्मेटिविटी की। तो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच नॉर्मेटिव है नेचर में, मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बताता है कि ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, मतलब व्हाट ऑट टू बी एंड रादर नॉट फोकसिंग अपॉन व्हाट इज। तो क्या है उस पर फोकस नहीं किया जाता है, बल्कि क्या होना चाहिए उस पर फोकस किया जाता है। नॉर्मेटिविटी का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं क्रिटिसिज्म की। तो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच का क्या क्रिटिसिज्म है। तो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के बहुत सारे क्रिटिसिज्म जो है बिहेवियरल स्कॉलर्स ने निकाले हैं। बिहेवियरल स्कॉलर्स वो स्कॉलर्स है जो पोस्ट 19th सेंचुरी, आपको पता है साइंटिफिक रिवॉल्यूशन आने के कारण वो हर चीज़ को साइंटिफिक तरीके से देखने की कोशिश करते थे। तो इसलिए उन्होंने बहुत सारे अप्रोचेज में जो है गलतियाँ निकाली। अब बात करते हैं क्रिटिसिज्म में। जब हम देखते हैं तो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये देखनी है कि मैंने आपको एक चीज़ बताई कि इसके अंदर क्या होता है, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बात तो हो रही है, लेकिन इसमें जो है साइंटिफिक फैक्ट्स की जो है वो कमी है। ठीक है, साइंटिफिक फैक्ट्स की कमी है, और यही चीज़ को जो है बिहेवियरल स्कॉलर्स जो है पॉइंट आउट करते हैं। हम बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। तो जैसे कि रॉय मैकरेडिस बताते हैं कि जो इंस्टीट्यूशनलिज्म अप्रोच है, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है, ये बहुत ज़्यादा यूरोसेंट्रिक है। मतलब ये कहीं ना कहीं वापस यूरोसेंट्रिक है, मतलब ये यूरोप के जितनी भी चीज़ें हैं उसको सुपीरियर बताने की कोशिश करती है। पैरोकियल है, यानी कि संकीर्ण है, ठीक है, अपनी सोच में संकीर्ण है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं कि जितनी भी चीज़ें यूज़ होती है इन अ इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, जिसमें आता है हिस्टोरिसिज्म और नॉर्मेटिव चीज़। तो जब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल और नॉर्मेटिव अप्रोचेस की, तो ये सारी जो अप्रोचेस कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा दूर है साइंटिफिक अप्रोचेस से। साइंटिफिक पीपल को क्या चाहिए, साइंटिफिक पीपल को बिलीव करते हैं कि क्या है, व्हाट इज, उस पर उनका फोकस ज़्यादा रहता है, ना कि व्हाट ऑट टू बी। तो उनका फोकस हमेशा ये चीज़ पे रहता है कि क्या चीज़ होनी चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि क्या चीज़ सॉरी सॉरी क्या चीज़ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि व्हाट आउट टू बी। किसका ज़्यादा फोकस रहता है, इसका, बिहेवियरल स्कॉलर्स का। अब हम बात करते हैं कि बिहेवियरल स्कॉलर्स आल्सो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बिलीव करते हैं रादर देन बिलीविंग ऑन नॉर्म्स। नॉर्म्स पे बिलीव नहीं करते। तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं इसकी बहुत ज़्यादा जो है बुराई की जाती है कि जो ये जो सिस्टम्स है ये ज़्यादातर क्या है, ये नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ पे डिपेंड हो रहे हैं, और इसलिए जो है हम इसको स्टडी नहीं कर सकते। तो यहाँ तक के हो गया। आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स अगर हम देखें तो इस शॉर्टकमिंग्स को पूरा करने के लिए इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में एक नया अप्रोच जुड़ा है, न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ये मैं आपको जब बताऊंगी न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच क्या होता है। तो बेसिकली अच्छी बात यह है कि बिहेवियरल रिवॉल्यूशन आने से कहीं ना कहीं जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोचेस में जो कमी थी वो हाईलाइट हुई, और उसको जो है सुधारते हुए फिर बाद में दो अप्रोचेस और दी गई, सिस्टम अप्रोच जो हम पढ़ेंगे। तो इसके बाद जो आपको देखने को मिलता है कि हमेशा जो क्रिटिसिज्म भी होता है उसको पॉजिटिवली लिया जाता है। तो अब हम पढ़ते हैं सिस्टम अप्रोच के बारे में। तो सिस्टम अप्रोच जो है वो एज अ रिजल्ट ऑफ क्रिटिक ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच निकली है। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच जो कि नॉर्मेटिव बेस्ड थी, आपको समझना है। ठीक है, कुछ टर्म्स आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए एज अ पॉलिटिकल साइंस ऑनर स्टूडेंट। तो एज अ क्रिटिक ऑफ नॉर्मेटिव, एज अ क्रिटिक ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, सिस्टम अप्रोच निकली है। सिस्टम अप्रोच क्या है, मैं आगे चल के आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी। यहाँ पर आपको देखना है कि जो मॉडर्न अप्रोचेस के प्रोपोनेंट्स थे उन्होंने बताया कि जो आप जिस तरीके से कंपार्टमेंटलाइजेशन करते हो ना, कि ये सब्जेक्ट इस सब्जेक्ट का है पार्ट है, ये सब्जेक्ट इस सब्जेक्ट का पार्ट है, ऐसा नहीं होता है। बिकॉज क्या होता है कि एक सारी चीज़ें ना एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। ठीक है, और वो कहते हैं कि अब बहुत सारी जो नेचुरल साइंसेस होती है उसको भी आपको समझना पड़ेगा सोशल फिनोमिना को समझने के लिए, ऐसा भी वो कहते हैं। तो इसका अगर आप ओरिजिन देखें तो ये ओरिजिन इनका निकल कर आता है जर्मन बायोलॉजिस्ट लुडविग से जो है इसका ओरिजिन निकल कर आता है। वो कहते हैं कि जितने भी नेचुरल साइंसेस हैं उन सबको एक साथ कर दो। ठीक है, वो ऐसा कहते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी, मैंने आपको, अगर आपने सोशियोलॉजी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि इमाइल दुर्कheim एक लीडिंग सोशियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, वो भी क्या कहते हैं, यही आर्ग्यू करते थे। तो देखिए अब बात करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी, ये कुछ इस तरीके के डिसिप्लिन होते हैं जो आपस में बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होते हैं। तो सिस्टम अप्रोच किस चीज़ पे फोकस करती है कि इन सबको आप अलग अलग मत पढ़ो, इन सबको जो है आप एक साथ मिलाकर पढ़ो। और इसके बहुत सारे जो है प्रोपोनेंट्स हैं, जैसे कि रॉबर्ट के मार्टन, टैलकट पार्सन वगैरह। तो उसके बाद हम देखेंगे कि जो सिस्टम है, सिस्टम अप्रोच का नाम क्या है, सिस्टम है, सिस्टम अप्रोच। तो सिस्टम होता क्या है वो भी हम समझेंगे। तो सिस्टम्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हमें सिस्टम को समझने की जो है ना, समझने के लिए हमें हेल्प करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डेविड एप्टर जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ठीक है, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये बताता है कि सिस्टम जो होता है इंटर रिलेशनशिप पे बेस्ड होता है। किस पे बेस्ड होता है, इंटर रिलेशनशिप पे बेस्ड होता है। मतलब जितनी भी चीजें हैं उस सबका एक इंटर रिलेशनशिप है। ठीक है,
साथ साथ इसका कहने का मतलब ये है कि आपसी में जो है उनका एक इंटरडिपेंडेंस है। मतलब मैंने आपको बताया था कि सोसाइटी है, ठीक है, रिलीजन है, ठीक है, कम्युनिटी है, वो सब चीज़ें आपस में रिलेटेड है। वैसे ही पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, वैसे ही जो है सोशोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, वो सब आपस में क्या है, रिलेटेड है। तो कहने का मतलब ये है कि सारी चीज़ें जो है आपस में एक इंटरडिपेंडेंटली जो है एक्ट करती है। उसके बाद बात करते हैं, एक सिस्टम के अंदर जो है सब सिस्टम्स भी हो सकते हैं। एक सिस्टम के अंदर क्या हो सकते हैं, सब सिस्टम्स भी हो सकते हैं। और सिस्टम्स जो है इनपुट्स किस फॉर्म में लेती है, डिमांड्स के फॉर्म में। मैं अभी डायग्राम के रूप में आपको समझा दूंगी। और फिर सिस्टम क्या करता है, जैसे बोलते हैं ना सिस्टम ही खराब है, हम कहते हैं ना इंडिया में अक्सर एक कहावत चलती है, अरे सिस्टम ही करप्ट है। तो ये सिस्टम क्या है, तो सिस्टम मतलब पहले तो जो भी डिमांड लोग करते हैं वो सिस्टम में जाती है, और फिर उसके बाद जो है वो डिमांड जो है इनपुट के रूप में जो सारी डिमांड्स आती है, और आउटपुट के रूप में लॉस जाते हैं। मैं आपको आगे समझाऊंगी एक डायग्राम दिखाकर। ये देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि डिमांड्स जो है, डिमांड्स क्या हो रही है, आ रही है, डिमांड्स क्या हो रही है, यहाँ से आ रही है, ठीक है, डिमांड्स आ रही है। अगर ये डिमांड को सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है, तो ये डिमांड पॉलिटिकल सिस्टम में जाती है, ठीक है। और ये पॉलिटिकल सिस्टम में जब जाती है तो वहां पर उसका फिर फीडबैक होता है, अलग अलग लोग अलग अलग फीडबैक देते हैं। फिर फाइनली लॉस के रूप में और पॉलिसीज के रूप में जो है डिमांड जो है, मतलब ये जो डिमांड है फुलफिल होकर आती है। अगर ये बात कर रहे हैं इन्वायरमेंट की, तो इन्वायरमेंटल डिमांड समझ लीजिए। अगर कोई भी तरीके की डिमांड किसी ने किया, उसके बाद वो पॉलिटिकल सिस्टम में गई, और फिर लॉस एंड पॉलिसीज के रूप में जो है आउटपुट निकल कर आता है। यहाँ तक क्लियर है कि डिमांड्स के रूप में इनपुट जाएगा और लॉस के रूप में आउटपुट आएगा। अब हम समझने की कोशिश करते हैं डेविड ईस्टन सिस्टम एनालिसिस के बारे में, ठीक है। तो डेविड ईस्टन जो है वो क्या करते हैं, उन्होंने इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा जो है पढ़ाई की, बहुत ज़्यादा रिसर्च की। उन्होंने जो है एक वर्क पब्लिश किया था अपना, सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। इसमें उन्होंने बताया था कि किस तरीके से जो सिस्टम होता है, मतलब उसमें सिस्टम स्टडी उन्होंने बहुत ज़्यादा की है। तो उन्होंने बताया कि कुछ ऐसी पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में वो बात कर रहे थे जो नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम दोनों में काम में आए, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने सबसे पहले तो आपको पता होगा कि उनकी पॉलिटिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। उनकी पॉलिटिक्स की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी। उनकी पॉलिटिक्स की डेफिनेशन है कि पॉलिटिक्स इज द अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज, ठीक है। तो पॉलिटिक्स क्या है, अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज। तो देखिए यहाँ पर आपको पता है वैल्यूज क्या होती है। यहाँ पर वैल्यूज मतलब कुछ भी हो सकता है, चाहे वो मान सम्मान इज्जत मनी रिसोर्सेज कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वैल्यू का मतलब यहाँ पर वो नहीं है जो आप वैल्यूज पढ़ते हैं कि हाँ ये एथिक्स है, मॉरल वैल्यूज, वाली वैल्यूज नहीं है। तो पॉलिटिक्स मतलब किसको क्या मिलेगा, इसकी जो इसका एलोकेशन जो है ये क्या होता है, पॉलिटिक्स होता है अकॉर्डिंग टू ईस्टर्न। और पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है, पॉलिटिकल सिस्टम उनके अकॉर्डिंग अ सेट ऑफ इंटरैक्शन abstracted from the totality of social behavior through which values are allocated for society। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन मैं सिंपल सी शब्दों में आपको समझाऊंगी कि इसमें कहते हैं पॉलिटिकल सिस्टम में मतलब क्या होता है कि कुछ लोग साथ में आते हैं, ठीक है, और वो लोग क्या करते हैं कि डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। मतलब कुछ लोग साथ में आते हैं और डिसीजंस लेते हैं, तो मतलब वो बता रहे हैं कि टोटलिटी ऑफ सोशल बिहेवियर, मतलब कुछ लोग जो है सोसाइटी से बाहर आएंगे, और उसमें जो है फिर वो लोग क्या करेंगे, वैल्यूज एलोकेट करेंगे सोसाइटी के लिए, ठीक है। एस उन्होंने बताया था कि पॉलिटिक्स क्या है, अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज है। तो यहाँ तक कि क्लियर हो गया कि उन्होंने पॉलिटिक्स को कैसे डिफाइन किया और पॉलिटिकल सिस्टम को कैसे डिफाइन किया। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि वैल्यू को मैंने आपको बता दिया, वैल्यू इकोनॉमिक सेंस में यूज की गई है, ना कि किस सेंस में, मॉरल सेंस में यूज नहीं की गई है। अब बात करते हैं ईस्टर्न। ईस्टर्न क्या बताते हैं, ईस्टर्न ये बताते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम जो होता है इसके पास एक रिस्पॉन्डिंग और सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म होता है। क्या होता है, रिस्पॉन्डिंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म होता है। मतलब हर एक पॉलिटिकल सिस्टम, जैसे कि आपको पता है कि कुछ भी पॉलिटिकल पार्टी करती है, अपोजिशन पार्टी उसको क्रिटिसाइज करने लग जाती है, जनता जो है सड़क पे उतर जाती है। तो मतलब ऐसे एक सिस्टम है पॉलिटिकल सिस्टम जिसके अंदर ऑटोमेटिकली अपने आप को करेक्ट कर सकता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, डायनामिक है ना कि स्टैटिक है। और ये फीडबैक के थ्रू होता है। मैंने आपको ऊपर जो सिस्टम बताया ना कि जितनी भी चीजें होती है ये सब किसके थ्रू होती है, फीडबैक लूप के थ्रू होती है। इसे हम फीडबैक लूप कहते हैं। तो जो भी चीजें गवर्नमेंट कर रही है उसका उन्हें फीडबैक मिलते जाता है, ठीक है। छोटे मोटे इलेक्शन होते रहते हैं तो पता चला उसमें हार गए, तो बोले नहीं नहीं अब तो ये चीज सुधारनी है। तो ये सब चीजें जो है ना, ये सब किससे चलती है, फीडबैक लूप से चलती है। और दो तरीके के स्ट्रेस होते हैं, वो बताते हैं दो तरीके के स्ट्रेस होते हैं, डिमांड स्ट्रेस और सपोर्ट स्ट्रेस। दो तरीके के स्ट्रेस होते हैं।
तो वो बताते हैं, देखिए मैं आपको इससे समझाती हूँ, बहुत इजी सा है। देखिए डिमांड स्ट्रेस क्या होता है? डिमांड स्ट्रेस वो होता है जब डिमांड ज़्यादा है पीपल की, और जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अनेबल है फुलफिल करने के लिए, मतलब जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो अनेबल हो है फुलफिल करने के लिए। जैसे गवर्नमेंट, लोग डिमांड कर जा रहे हैं कि हमें एम्प्लॉयमेंट दो, हमें जो है रोजगार चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट नहीं दे पा रही है। दैट इज द पॉइंट कि जब है ना इनपुट जो है आउटपुट के इक्वल ना हो, तो क्या होता है कि एक डिमांड स्ट्रेस बढ़ जाता है। मतलब लोग डिमांड कर रहे हैं, हम उनकी डिमांड्स पे खड़े नहीं हो पा रहे, ठीक है। और जब इनपुट, एक अच्छी गवर्नमेंट क्या होगी, जब इनपुट जो है इक्वल रहेगा आउटपुट से, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इनपुट शुड बी इक्वल टू आउटपुट, या फिर मैक्सिममली मतलब बहुत क्लोज टू आउटपुट होना चाहिए, ठीक है। इनपुट शुड बी क्लोज टू आउटपुट। ऐसा नहीं कि लोगों ने 1000 डिमांड करी, आप एक डिमांड पूरी कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक डिमांड स्ट्रेस होता है पॉलिटिकल सिस्टम पे, एक सपोर्ट स्ट्रेस होता है, ठीक है। मतलब ये गवर्नमेंट को हमने बनाया है, तो हमने कैसे बनाया है? हमने हमारा रिप्रेजेंटेटिव भेजा है वहां पर, ठीक है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भेजा है हमने वहां पर। अगर आप नहीं कर रहे हो काम, तो हम सपोर्ट जो है विड्रॉल कर लेंगे, तो आपकी गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो ये एक सपोर्ट स्ट्रेस होता है, एक डिमांड स्ट्रेस होता है। तो दो तरीके के स्ट्रेस की वजह से जो है क्या करती है गवर्नमेंट, एक्ट करती है। पता है अगर काम नहीं करेंगे तो लोग जो है सड़क पे उतर जाएंगे, गलत पॉलिसीज बनाएंगे तो लोग सड़क पे उतर जाएंगे, ठीक है। तो है ना, इस तरीके की चीज़ों के लिए जो है पॉलिटिकल सिस्टम जो क्या करता है, डिमांड स्ट्रेस और सपोर्ट स्ट्रेस के ऊपर काम करता है। और एक अच्छी गवर्नमेंट कौन सी है? जिसमें इनपुट जो है वो इक्वल रहेगा आउटपुट से, मतलब जितने लोग डिमांड करेंगे उतना जो है गवर्नमेंट लॉज और पॉलिसीज उनके लिए बनाएगी। यहाँ तक के क्लियर है? अब बात करते हैं क्रिटिसिज्म की। तो हर थ्योरी, हर चीज़ जो भी पॉलिटिकल साइंस में आएगी उसका क्या कहते हैं, क्रिटिसिज्म तो रहेगा। तो क्रिटिसिज्म इसका क्या है? तो बेसिकली जैसे कि बताने की कोशिश की जा रही है कि जो सिस्टम थ्योरी है जो कि पॉलिटिकल साइंस में, ये नेचुरल साइंस से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, लेकिन ऐसा नहीं है। बिकॉज पॉलिटिकल साइंस डिफरेंट है नेचुरल साइंस से, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ एक क्रिटिक बन जाती है कि डेविड ईस्टन जिस तरीके से बताना चाहते हैं, ये डेविड ईस्टन की थी सिस्टम थ्योरी, तो जिस तरीके से बताना चाहते हैं वो इस तरीके से है नहीं, ठीक है। पहला क्रिटिसिज्म तो ये आता है कि सारे मतलब नेचुरल साइंसेज जो होती है वो अलग होती है सोशल साइंसेज से, ठीक है। पहला क्रिटिसिज्म ये आता है। दूसरा क्रिटिसिज्म ये भी आता है कि हम अगर सिर्फ और सिर्फ सोशल साइंस जब पढ़ रहे हैं, अगर आप सारे के सारे वैल्यूज को जो है इग्नोर कर दोगे, ठीक है, जैसे कि आप अगर नॉर्मेटिविटी को इग्नोर कर दोगे, हिस्टोरिकल और सोशल कंडीशंस को और इग्नोर कर दोगे, जो कि नॉर्मेटिव अप्रोच में थी, जो कि किस अप्रोच में थी, हमने सबसे पहली अप्रोच कौन सी पढ़ी थी? उस अप्रोच के अंदर जो है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पढ़ी थी हमने, उसके अंदर हमने नॉर्मेटिविटी के बारे में पढ़ा था, हिस्टोरिसिज्म के बारे में पढ़ा था। तो वो सारी चीज़ों को अगर आप इग्नोर कर दोगे, तो फिर आप कैसे प्रिडिक्ट करोगे फ्यूचर पॉलिटिकल सिस्टम को? चलो आपने ये तो बता दिया कि ऐसा ऐसा होगा, बट फ्यूचर पॉलिटिकल सिस्टम को आपको प्रिडिक्ट भी तो करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं, क्योंकि नॉर्मेटिव चीजें इसमें कंसिडर नहीं की जा रही है, इसलिए इसका जो है कहीं ना कहीं आपको इसका क्रिटिसिज्म आ रहा है। उसके बाद सिस्टम थ्योरी बताई जा रही है कि सिस्टम थ्योरी फिर भी जो है अपने आप में जो वेस्टर्न व्यू है या फिर जो पेरोकियल नेचर है ट्रेडिशनल अप्रोच का, उसको जो है उभार के नहीं आ पा रही है, ठीक है। और साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वो ईस्टर्न जो है कहीं ना कहीं देख रहे हैं, ईस्टर्न जो है कहीं ना कहीं कोशिश किस पे कर रहे हैं, मतलब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ना कि पूरा सोशल बिहेवियर पे वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो ये चीज़ जो है बताई जा रही है। उसके बाद वर्मा बताते हैं, वर्मा बहुत प्यारे तरीके से बताते हैं कि ईस्टर्न जो है क्या करना चाहते थे, ट्रेडिशनल अप्रोच से बाहर आना चाहते थे, ठीक है, बिहेवियरल अप्रोच पे, लेकिन वो आ नहीं पाए, रास्ते में रुक गए, ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब ये जो उनकी अप्रोच है, ये पूरी तरीके से साइंटिफिक तो नहीं है, ठीक है। तो ये साइंटिफिक अप्रोच भी नहीं है और ये ट्रेडिशनल अप्रोच भी नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं इन द मिडल है। अब हम बात करते हैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स की। तो हम कहते हैं कि भले ही कितने भी क्रिटिसिज्म आ जाए, लेकिन फिर भी सिस्टम अप्रोच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अप्रोच है, ठीक है, आज के टाइम पे भी। और कहीं ना कहीं क्योंकि भले ही ट्रेडिशनल अप्रोच और बिहेवियरल अप्रोच के बीच में है, लेकिन उसके बावजूद फिर भी जो है एक ट्रेडिशनल अप्रोच से हट के कुछ सोच तो की गई, ठीक है। तो इसके लिए जो है इनको क्रिटिसाइज की जगह थोड़ा सा जो है प्रेज भी करना चाहिए। अब इसके बाद हम थर्ड अप्रोच पढ़ेंगे, इसका नाम है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। तो देखिए
तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच जो है इसमें क्या होगा, मैंने आपको पहले समझाया था फंक्शनल इक्विवेलेंस में कि एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का जो फंक्शन रहेगा, ठीक है, उसको दूसरे पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के फंक्शन से कंपेयर किया जाएगा। सिंपल भाषा में बताऊँ तो जैसे कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, एंड यूके का प्राइम मिनिस्टर है, दोनों को कंपेयर किया जाएगा, ठीक है, दोनों भी इंस्टीट्यूशंस है, बिकॉज दे आर द प्राइम मिनिस्टर, दे आर द हेड ऑफ द कंट्रीज, वो दोनों क्या है, इंस्टीट्यूशंस हैं, दोनों का कंपैरिजन होगा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज निकाली जाएगी और डिफरेंसेस निकाले जाएंगे, तो ये काम तो होना ही है। उसके बाद हम समझते हैं कि हमें ये भी समझना है कि यहाँ पर जो है इसके अलावा दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज डिफरेंसेस निकाली जाएगी, और इसलिए इसे हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल अप्रोच दोनों कहते हैं। मतलब इसमें स्ट्रक्चर भी कंपेयर होगे और फंक्शन भी कंपेयर होगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं देखिए, जब आप सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम अप्रोच में हमने क्या देखा था कि सिस्टम अप्रोच में हम देखते थे कि पॉलिटिकल सिस्टम एग्जिस्ट करता है। अब स्ट्रक्चरल अप्रोच में हम क्या स्ट्रक्चरल अप्रोच में हमने क्या देखा था कि भाई स्ट्रक्चर क्या किस तरीके का है। अब कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है, ये दोनों चीज़ों को कंबाइन करके बनी है, ठीक है। इसमें फंक्शन भी कंसिडर होगा और इसमें जो है स्ट्रक्चर भी कंसिडर होगा। इसी के अंदर दो मेजर स्कॉलर्स थे, रेडक्लिफ ब्राउन एंड मैलिनोव्स्की। ये दोनों प्रोमिनेंट स्कॉलर्स हैं, ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को इंट्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल है। उसके बाद हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच जो है मैरियन लेवी, रॉबर्ट के मार्टन, टैलकट पार्सन, इन सब के द्वारा जो है ये जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। अब इसके बारे में और ज़्यादा रिसर्च की गई थी, बट ये सब जितने भी हैं ये सब पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि हमारा यहाँ पर कंसर्न है पॉलिटिकल साइंस, तो हम इसको यहाँ तक नहीं जाएंगे। हमारा जो कंसर्न रहेगा वो डेविड ईस्टन से रहेगा, बिकॉज पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच पे काम किया है। एक और काम रहेगा मिट्जेल। मिट्जेल आपने सुना होगा नाम। तो मिट्जेल क्या करते हैं, जैसे कि एक गलती जो ईस्टर्न करते हैं उसको वो अवॉइड करते हैं। देखिए ईस्टर्न ने क्या किया था, ईस्टर्न ने बताया था कि इंटायर पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो सोशल सिस्टम है, ठीक है। इस तरीके से ना करते हुए मिटचेल ने क्या किया, उन्होंने बताया कि सोशल सिस्टम जो है, ठीक है, सोशल सिस्टम जो है, सोशल सिस्टम के अंदर एक छोटा सा सब सिस्टम है पॉलिटिकल सिस्टम का। ये किसने बताया, मिटचेल ने बताया, ठीक है। यहाँ तक के क्लियर है। और जो हम इतने टाइम से पढ़ रहे थे यूरोसेंट्रिज्म, इससे भी बाहर निकलते हुए कहीं ना कहीं जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को स्टडी करती है। जैसे कि डेविड एप्टर जो है स्टडी करते हैं युगांडा और घाना जैसी कंट्रीज को, अफ्रीकन कंट्रीज को, और वो बताते हैं कि जैसे कि क्या हुआ, जैसे कि इंडिया जब आज़ाद हुई, ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने ऑलमोस्ट क्या कर दिया, बोल दिया कि तुम्हें डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रखना है, ये वो। तो मतलब हो सकता है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ने अपना जो कॉलोनियल मास्टर्स थे उनसे उन्होंने जो है सारा का सारा सिस्टम लिया है। इस वजह से हो सकता है कि जो प्रॉपर पॉलिटिकल फंक्शन होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए वो बताते हैं कि हो सकता है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो किससे लिया गया है, फ्रॉम द कॉलोनियल मास्टर, और इसी वजह से जो है ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है। जैब्रियल आलमंड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर है, वो भी बताते हैं कि ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स जो होती है वो लेस इफेक्टिव होती है और हमें मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ जो है वो बढ़ना है, ठीक है। और साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि एलिमेंट के लिए क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, वेस्टर्न मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो जब उसको देखते हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि ऑफ कोर्स ही बात है वो थोड़े से यूरोसेंट्रिक हो जाते हैं। तो वो कहने का मतलब उनके लिए ये है कि जो वेस्टर्न मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम है वो आइडियल पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म अप्रोच है इसके अंदर जो है आलमंड जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कॉलर है। वो बताते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या होते हैं, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक, हर पॉलिटिकल सिस्टम में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स रहेंगे जिसका कुछ स्पेशलाइजेशन रहेगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि सब एक मतलब एक तो सबसे हर स्ट्रक्चर, जैसे कि इंडिया में आप देखेंगे पार्लियामेंट है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, सबका अपना अपना काम है ना, वैसा ही वो बोलना चाहते हैं। और स्ट्रक्चर हो सकता है अलग अलग हो, लेकिन हो सकता है सब लोग मिलकर एक ही काम कर रहे हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि अक्सर भी आपने देखा होगा अलग अलग स्ट्रक्चर्स भी मिलकर एक ही काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और एक स्ट्रक्चर बहुत सारे काम भी कर सकता है, ये भी वो बोलते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर का काम, प्राइम मिनिस्टर जो है थोड़ा सा एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में भी देख सकते हैं, थोड़ा सा जुडिशरी फंक्शंस में भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से हो सकता है कि एक ही स्ट्रक्चर बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है। और पॉलिटिकल सिस्टम का खुद का भी कल्चर हो सकता है, जैसे कि यूके में आप देखेंगे तो उनका कल्चर वो फॉलो करते हैं कि जो हेड रहेगा वो कौन रहेगा, हेरिडिटरी रहेगा, किंग रहेगा या क्वीन रहेगा, ठीक है, क्वीन रहेगी, ठीक है। तो यहाँ तक कि आपको क्लियर हो गया होगा।
अब बात करते हैं कि इसका क्रिटिसिज्म क्या है। जैसे कि हर अप्रोच के क्रिटिसिज्म आए थे, इसके भी जो है क्रिटिसिज्म आए हैं। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच का एक क्रिटिसिज्म ये है कि जैसे कि सिस्टम अप्रोच था, वैसे ही जो है ये भी बहुत ज़्यादा स्टैटिक रिलेशनशिप पे फोकस करता है, ठीक है। अब वापस इसमें नॉर्मेटिव चीज़ों का जो है कहीं ना कहीं आप देख सकते हो, कहीं ना कहीं आपको कमी दिखेगी। ये क्वांटिफाइबल मेथड्स के बारे में रिसर्च करता है कि क्या सही है क्या गलत है। मतलब जब आप स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करते हो उनके फंक्शन के तौर पे, तब आप किस तरीके से कंपेयर करेंगे। आप ऐसा थोड़ा ना बोलेंगे कि आज मोदी जी ने ये किया, कल मोदी जी ने वो किया, ऐसा थोड़ा ना करेंगे आप ये कंपेयर करेंगे कि जो चीज़ें स्टैटिक होती है कि इनका फंक्शन ये है और उनका फंक्शन ये है। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म अप्रोच जो है ये बहुत ज़्यादा स्टैटिक हो जाती है। अब नॉर्मेटिव क्वेश्चंस इसमें कंसिडर नहीं होते, तो ये एक इसका क्रिटिसिज्म है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये आती है कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच जो है वो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्टैटिक है। मतलब इसमें जो है कहीं ना कहीं जो डायनामिक चीज़ें हैं वो आप इसमें कंसिडर नहीं कर सकते। और इसमें अगेन फिर आप देखेंगे कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनको प्रेस किया जा रहा था, तो मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स भी इसके बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो है ये कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, ये अपने जो मतलब बुर्जुआ को जो है प्रोटेक्ट कर रहे हैं और बाहर जाकर इम्पीरियलिज्म को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि ये जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है ये कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रही है। बिकॉज ये जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है, जो आप देखते हैं, जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, उनको कहीं न कहीं ये सपोर्ट कर रही है, उनको एज़ अ आइडियल सिस्टम देख रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये आइडियल सिस्टम देखने के कारण ये बाकी सारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को कहीं न कहीं इग्नोर कर दे रही है। मतलब वो कह रही है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को किससे कंपेयर किया जाएगा वेस्टर्न सोसाइटी से। ठीक है? तो ऐसा थोड़ी ना चलेगा, क्योंकि आप जब वेस्टर्न सोसाइटी से कंपेयर कर रहे हो, तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप जो है ऑलरेडी बता रहे हो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जो है वो क्या है, सबऑर्डिनेट है। लेकिन इन सब क्रिटिसिज्म के बावजूद हमें समझ में आता है, चाहे हम कितना भी कह लें, बट वेस्टर्न डेमोक्रेसीज क्योंकि बहुत टाइम से सक्सेसफुल है, तो हमें उसे स्टडी करने में कोई नुकसान तो है नहीं, ठीक है। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो है हम उसे स्टडी करते हैं। तो इसी के साथ हम आ चुके हैं इस चैप्टर की समरी पे। वैसे ये चैप्टर जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड है, यूनिट नंबर सेकंड। तो यूनिट नंबर वन तो हमारा हो चुका है, यूनिट नंबर सेकंड का पार्ट नंबर ए हो चुका है। पार्ट नंबर बी जो है हम शुरू करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं इसका आपको समरी बता देती हूँ। तो समरी कहने का मतलब ये है कि हमने इसमें कौन से अप्रोचेस पढ़े। इसमें हमने डिफरेंट अप्रोचेस पढ़े। पहले तो हमने पढ़ा इंस्टीट्यूशनल अप्रोचेस के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, उनका मेरिट्स पढ़े, क्रिटिसिज्म पढ़े, ठीक है। उसके बाद हमने सिस्टम अप्रोच पढ़ा, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म अप्रोच पढ़ा। उसके बाद हमने सबकी क्रिटिसिज्म और शॉर्टकमिंग्स को भी पढ़ा। तो हमें जो है ज़्यादातर क्या कोशिश करनी है कि हम एक अप्रोच से नहीं लिमिटेड रहे, बल्कि हम सारी अप्रोचेस को मिलाकर कोई स्टडी करें। यहाँ तक क्या, आई होप आपको जो है चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में और नई अप्रोचेस पढ़ेंगे। इसमें और भी बहुत सारी अप्रोचेस बची हुई है, पॉलिटिकल कल्चरल अप्रोच बची हुई है। उसके बाद हमारा जो यूनिट नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 रहेगा, ठीक है। उसी के अंदर हम और डिटेल में जानेंगे दूसरी चीज़ों के बारे में। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा है, वो सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, वो नोट्स आपको मिल जाएंगे ऑन माई टेलीग्राम चैनल, जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और नोट्स जो है मैं जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगी आपके लिए, हैंड रिटन नोट्स। और आप अगर मेंबरशिप्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेंबरशिप्स की लिंक जो है आपको मिल जाएगी फ्रॉम माय, जैसे कि आप वीडियोस देखते हैं, सब्सक्राइब के बाजू में आपको ज्वाइन बटन दिखेगा, जब उस पर क्लिक करेंगे आपको पता चलेगा व्हाट आर मेंबरशिप्स। तो यूनिट नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 होने वाला है न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म के बारे में, जिसमें हम डिटेल में उसके बारे में समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।